ये वीडियो एक्चुअली पिछले हफ्ते रिलीज़ होना था, पर एक छोटी-सी प्रॉब्लम आ गई थी तो डिले हो गया है। पर अब ये वीडियो रेडी है एंड आई थिंक जो ज़िंदगी में नेगेटिविटी हुई है उसको पीछे छोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। और अगर कमेंट्स में भी आपको नेगेटिविटी दिखे ना, तो मैंने समय रैना की स्ट्रीम से कुछ सीखा था कि नेगेटिव कमेंट्स को टाइमलाइन से ब्लॉक करने के लिए आप हार्ड स्पैम कर देना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। और रही एएनआई वीडियो की बात, अभी हमने उसको प्राइवेट किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, री-एडिट करके वो पब्लिक हो जाएगा, टेंशन मत लो। इस वीडियो पर फोकस करते हैं एंड आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हमारे देश में कहावत है कि अगर गरीब पैदा हुआ है ना तो गरीब ही मरेगा, और ये कहावत इतनी सेंसलेस नहीं है। तो मेरे पास एक जीन्स थी और वही मैं पहन के रोज अपने कॉलेज जाता था। और आई थिंक शुरू के 1-1.5 महीने हुए थे कॉलेज के। वो जीन्स मेरी इतनी घिस गई थी कि वो एक दिन मेरे दोस्त के साथ बाइक में बैठते बैठते वो जीन्स फट गई, और उसके बाद 1 वीक तक मैं कॉलेज नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था। अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो बस 3% चांस है कि आप समाज के टॉप 20% में आ पाओगे। वापस दोहराता हूँ, बस 3% चांस है कि आप बॉटम 20% से बाहर आओगे। यहाँ की जिस स्थिति थी बहुत दयनीय थी। जिस समय हमने आए थे तो खाने पीने के लिए भी सही चीज नहीं दिख पाया हमको। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई अगर तू हार्ड वर्क करेंगे ना तो अपनी ज़िंदगी को पक्का चेंज कर पाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली ज़िंदगी में कई चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपकी ज़िंदगी आगे कैसी होगी। देयर आर कंट्रोलेबल्स एंड देन देयर आर अनकंट्रोलेबल्स। पर आई ऑल्सो वांट टू से कि आपका इन अनकंट्रोलेबल्स पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। सो व्हाई नॉट जस्ट फोकस ऑन दिस। एंड इस वीडियो में आई वांट टू शेयर द स्टोरी ऑफ 2 पीपल हु हैव डन दिस। कई बार जागृति के साथ जब हम लोग बैल्कनी में यहाँ पे खड़े होते हैं रात में, आई स्पीक टू हर कि यार मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था अपनी लाइफ में कि मैं ऐसी जगह पे रह पाऊंगा। ये कहाँ से पक्का का बिल्डिंग देखते, ये कहाँ से हमने ये इतना सारा चीज़ देखते। मेरा पर्सनल मोटिवेशन ये था इस वीडियो के पीछे, क्योंकि कई लोग ये बोलते कि भाई तू ना बस नेगेटिव चीज़ें ही बनाता है, विच इज़ ट्रू इन सम वेज बिकॉज नेगेटिविटी इज़ ईजी टू सेल एंड आई वॉन्टेड टू फिक्स दैट इन दिस वीडियो। मैं बस ये होप करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द 2 स्टोरीज आई एम अबाउट टू टेल यू, जिससे जिस मोमेंट्स पर आप अपने आप में डाउट कर रहे हो, आप ये सोचो नहीं यार मैं भी अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ। शुरू से ही जितना मैंने अपनी मॉम से सुना है, उनकी लाइफ तो शुरू से ही टफ रही है जब से शादी हुई है। शी बिलोंग्स टू रांची। तो रांची अभी झारखंड का कैपिटल है, उस टाइम बिहार का एक छोटा सा टाउन हुआ करता था रांची। तो वो रांची से शादी करके फुसरो आई। मेरे डैड कभी भी फाइनेंशियली उतने स्टेबल रहे नहीं। शुरू में उन्होंने कुछ स्टूडियो वगैरह का काम करा, फिर उसके बाद वो स्टूडियो का काम बंद हो गया। तो मेरे ग्रैंडफादर की अपनी एक कॉफ़ी शॉप थी, तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा काम करा, बट उनका कुछ मेजर काम कुछ जम नहीं पा रहा था। और क्योंकि उनको शुरू से थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, अल्कोहल और ताश वगैरह जुए वगैरह भी खेलते थे, तो वो सबसे रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो सबसे मेरी मॉम बहुत परेशान थी। तो उसकी वजह से शी ऑल्सो पुश्ड कि आप ये जगह छोड़ो, क्योंकि ये जगह आप छोड़ोगे नहीं तो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो चीज़ें छोड़ के फिर हम लोग शिफ्ट हुए कोरबा में। आई थिंक आई वाज 2 or 3 years ओल्ड बैक देन। ये है 35 साल के दलप्रीत, जो आज गुड़गांव में रहते हैं। वो पैदा हुए थे झारखंड के एक छोटे से शहर फुसरो में, और फिर छत्तीसगढ़ के शहर कोरबा में शिफ्ट हो गए ताकि वो अपने रिश्तेदारों के पास रहे। और कोरबा में आने के बाद ही दलप्रीत की दिक्कतें स्टार्ट हुई। उनके पिताजी का एक चप्पल जूतों का बिजनेस था, पर उससे इतने पैसों की कमाई हो नहीं रही थी। इसके साथ ही साथ घर के भी हालात अच्छे नहीं थे। जैसे कि वो पूरा कच्चा आंगन होता है, उसके बीच में बस 2 कमरे और वहीं पे वॉशरूम। तब हम लोग 3 लोग थे, तब मेरी सिस्टर नहीं हुई थी। एक बार मुझे याद है, शायद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और पापा घर में थे नहीं, और घर में सांप निकल गया और हमारे घर की कुंडी तक ठीक नहीं थी। तो मेरी मॉम ने चुन्नी से वो कुंडी बांध के मेरे को पकड़ के रात भर ऐसे टाइट करके पकड़ के सोई थी ताकि सांप वाप अंदर ना आ जाए। पापा की शराब की दिक्कत और बिगड़ रही थी। मुझे याद नहीं, जब मैं छोटा था तो बहुत कम टाइम हमें मिला है अपने डैड के साथ खासकर, क्योंकि ज़्यादातर या तो वो रात को घर नहीं आते थे, या आते भी थे तो हमारी ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि बस स्टैंड पे जब मैं बस का वेट कर रहा होता तो मेरे सामने मेरे डैड घर जा रहे होते थे, क्योंकि रात भर वो आए नहीं होते थे। और जब मैं स्कूल से वापस घर आता था
तब वो सो रहे होते थे। तो जब मैं सवेरे 6-7 बजे अपने बस पिक करने जा रहा होता था, तब मेरी मॉम मुझे 1 का या 2 का सिक्का देती थी कि बस स्टैंड के पास एक STD PCOS है, वहाँ पे पापा को फ़ोन करना कि पापा रात भर घर नहीं आए। और ये शराब और पैसों की प्रॉब्लम्स ना दलप्रीत की जिंदगी में भी आ गई। आई स्टिल रिमेंबर कि जब भी हम स्कूल्स में होते थे तो महीने में एक बार एक लिस्ट सर्कुलेट होती थी सारे टीचर्स को, किन किन बच्चों की फ़ीस नहीं आई है। तो ऑलमोस्ट मेरा नाम हर महीने ही होता था उस लिस्ट में। तो हर महीने मुझे खड़ा करके बोला जाता था कि दलप्रीत तुम्हारी फ़ीस नहीं आई है। पापा को शराब की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उनके स्कूल पर भी असर पड़ा और घर पर तो उससे ज़्यादा। हमारी शायद फैमिली का कोई त्यौहार नहीं है जिसमें बिना झगड़ा हुए त्यौहार गया होगा। दिवाली हो, होली हो, ऑलवेज क्योस की क्यों आप शराब पीते हो, ये वो फलान। एक पॉइंट आया था जब मैं घर के बाहर खेल रहा था और मैं शाम को जब अपने घर पहुंचा तो मेरे घर के सारे डोर्स लॉक थे। तो मैं नॉक कर रहा हूँ, मम्मी गेट खोलो, मम्मी गेट खोलो, मम्मी गेट नहीं खोल रही थी। मेरी बहन बहुत छोटी थी उस टाइम में। आई थिंक मैं अगर क्लास 3-4 में था, मतलब मेरी बहन 3-4 साल की रही होगी। तो व्हेन आई ओपन द विंडो आई सॉ कि जो फ़ैन है उस पर चुन्नी लटकाई हुई है मेरी मॉम ने, और उसका फंदा बनाया हुआ है और एक चेयर रखी हुई है और उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और मैं वहाँ से बहुत चिल्लाया, मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और मेरी बहन छोटी सी थी, 3-4 साल की, और मेरी मम्मी मेरी बहन को उठा रही है कि पहले मैं इसको लटकाऊंगी और फिर खुद लटक जाऊंगी। एंड शी वॉज इन टू डिप्रेशन। आई डू नॉट नो उनको कितना रियलाइज़ था कि वो ये कर रही थी। और मैं बहुत चिल्ला रहा था और मेरी बहन वहाँ से बोल रही थी कि भैया तू चले जा, भैया तू चले जा। एंड समहाउ पता नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम में शायद मैं पहुँच गया। मैंने इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में, इतना ज़्यादा मैंने दरवाज़ा नॉक करा। फाइनली जस्ट वो करने से पहले माई मॉम रियलाइज्ड कि अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, शी सॉ मी एंड शी ओपन द डोर। मैं शायद इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो शायद उस मिनट में मैं नहीं पहुँचता तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। तो मैंने अपनी मॉम को उस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी देखा है, सिर्फ इन रीजंस की वजह से जो हम लोगों ने बचपन में देखी। 8th क्लास तक आते आते उन्होंने जिंदगी में इतनी चीजें देख ली थी कि उनके दिमाग में एक चीज गड़ गई थी। आई वुड नॉट से कि मैं 7th-8th में इतना मेच्योर हो गया था, बट मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर कुछ ठीक नहीं है लाइफ में तो लाइफ में पढ़ाई से ही कुछ ठीक हो पाएगा। एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग विच यू कैन डू, जो मेरे हाथ में थी, और उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे। तो 7th-8th से थोड़ा मेरा पढ़ाई पे फोकस बढ़ा। मुझे याद है 10th में फिर मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए थे। 11th क्लास में दलप्रीत ने अपने पिताजी को कहा कि वो उनको भिलाई भेज दे जहाँ वो अपनी IIT कोचिंग स्टार्ट कर सके। उधर दलप्रीत ने एडमिशन लिया एक स्कूल में और हॉस्टल में रहने लगे। तो 11th क्लास जब फाइनल हुआ तो उस टाइम में इतना डिस्टर्ब हो गया था कि 10th में मेरे ठीक ठाक नंबर आए थे, बट 11th में मेरा कंपार्टमेंट आ गया, मतलब एक सब्जेक्ट में मैं सप्लीमेंट्री आया। और जब मैं वापस घर आया तब मुझे मेरी मॉम ने बताया कि मेरी मॉम का जो मंगलसूत्र है वो मेरे पापा ने बेच दिया था, क्योंकि वो फीस नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि उधार लेके उन्होंने फ़ीस दी थी सारी। तो फाइनली वो उधार पटाने के लिए मेरी मॉम का जो नेकलेस था वो उनको बेचना पड़ गया। देन आई डिसाइडेड कि आई विल कम बैक, आई विल नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन भिलाई, क्योंकि वो मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कॉलेज तो मान लो दलप्रीत के लिए एक सपना था, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है कॉलेज के लिए, पर जिंदगी में उनके लिए कुछ और ही प्लान था। उसी साल बाय लक यू कैन से कि कोरबा में ही एक न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, और जहाँ भिलाई वगैरह में बाकियों की कॉलेज की फ़ीस ऑलमोस्ट साल की 1 से 2 लाख रुपए थी, इसकी पूरी 4 साल की 1 लाख रुपए थी। तो दलप्रीत कॉलेज गया और उन्होंने प्रिंसिपल से बात करी कि किसी तरह उनको एडमिशन मिल जाए। तो फाइनली प्रिंसिपल ने एक आध फ़ोन घुमाया, उन्होंने चेक करा कि फाइनल लिस्ट कॉलेज की सबमिट हो गई है क्या, और वो नहीं हुई थी। तो बोले चलो लास्ट मिनट हम आपकी ऐड तो कर देंगे लिस्ट में ना, पर आपको 20,000 रुपीज़ का फिर डिमांड ड्राफ्ट बना के अभी देना पड़ेगा। हमने बात करी, हम बाहर निकले। बाहर निकल के मेरे डैड मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कहाँ से लाऊं मैं 20,000 रुपये। पापा के पास तो पैसा था नहीं, पर मम्मी के पास एक्चुअली थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था, जो उन्होंने एक्चुअली छुपाया था दलप्रीत की बहन की शादी के लिए। पर उन्होंने कहा कि बेटा ये पैसे ले ले और जा पढ़ तू। पर एडमिशन के बस 1 महीने बाद दलप्रीत को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो मेरे पास एक जीन्स थी और वही मैं पहन के रोज़ अपने कॉलेज जाता था, और आई थिंक शुरू के 1-1.5 महीने हुए थे कॉलेज के। वो जीन्स मेरी इतनी घिस गई थी कि वो एक दिन मेरे दोस्त के साथ बाइक में बैठते बैठते वो जीन्स फट गई, और उसके बाद 1 वीक तक मैं कॉलेज नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था पहनने के। और उसके बाद उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया।
जब वो इंसिडेंस हुआ देन आई रियलाइज्ड कि यार ये चीज़ ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगी, एंड देन आई थॉट कि आई विल स्टार्ट टीचिंग ट्यूशन्स। अब जिस समय दलप्रीत अपने पिताजी की शराब की प्रॉब्लम और घर में पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, उसी समय हमारा दूसरा कैरेक्टर बिहार की 55 साल की अनीता देवी अपनी जंग लड़ रही थी। मेरा जन्म स्थल है नीरपुर, एक गांव है जो नालंदा के आसपास ही है। उन्नीस 1970 में मेरा जन्म हुआ। हमारे पिताजी टीचर थे, उनकी ट्रेनिंग चल रहा था, तो वहाँ से लोग बुला कर लाने गए थे। अनीता देवी का बचपन ठीक ठाक था, कुछ मुश्किलें ज़रूर थी, लेकिन माँ बाप ने हमेशा उन्हें हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके रखा। मगर कई बार ये प्रोटेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गई, इस हद तक कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। बेटी के नाम पर, ये बेटी है, कहीं जा नहीं सकती, इसको यहीं तक सीमित रखो, पैर बांध के पाया में रखो, इस वाला हाल था। तो अच्छी पढ़ाई हमको मिलना चाहिए, जो मिला नहीं। होम साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत उनकी शादी कर दी, पर उनकी शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी से पहले तो हम मैंने अच्छे परिवार से पल बढ़ रहे थे, लेकिन जब मेरे एक किसान परिवार में शादी हुआ तो उस समय मुझे यही महसूस ही किया कि काश मेरी परवरिश बहुत अच्छे घर में हुई, लेकिन मैं यहाँ जो आने से मेरा जो दिक्कत हुआ, बहुत उस समय पीड़ा होता था। हर चीज़ देखते थे तो लगता था कि तो अजीब व गरीब है, क्या हम कहाँ चले आए, फंस गए। ससुराल में हर तरीके की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। आप किस चीज़ को याद करके आप दुखी हो रही हैं अनीता जी, इस बारे में बताइए। आप क्या सोच रही हैं और क्या याद कर रही हैं अभी? वहाँ जो मैंने देखी वहाँ नहीं मिल पाया मुझे। यहाँ की जिस स्थिति थी बहुत दयनीय थी। जिस समय हमने आए थे तो खाने पीने के लिए भी सही चीज़ नहीं दिख पाया हमको। घर का परिवार में बहुत तानाकसी होते रहता था हर चीज़ के लिए। हम वहाँ सहन नहीं कर पाते थे, उसको घूट घूट कर पी कर रह जाते थे। और हमको लगा कि अब कि हम क्या करें, जैसे किसी जाल में हम फंस गए हैं, इससे कैसे निकले। अनीता देवी के पति 15 लोगों के बड़े से जॉइंट परिवार में रहते थे, जहाँ सभी खेती में इन्वॉल्व थे। अब 3 लोग कमाई तो करते थे, पर 15 लोगों के खर्चे के बाद महीने के एंड तक बस 15,000 रुपए ही बच सकते थे। और इसके बीच ना एक सवाल उनको अंदर से खाए जा रहा था। दिन भर तो घर का काम करते थे और बच्चे कुछ 1-2 हो गए थे, तो हमको लगा कि हम क्या करेंगे, हमको 2 रुपया हो भाई, क्योंकि बच्चे हमसे पैसा मांगेंगे, परिवार से तो पैसा नहीं मांगेंगे। और उन्होंने डिसाइड किया कि अभी तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। हम इसी के लिए कड़ी मेहनत, रात को सिलाई करते थे, जो सोए हुए रहते थे और उठते थे, जग जाते थे तो बहुत गुस्सा आते थे, कह रहे भाई ज़िंदगी से तुम्हें काम नहीं है। हमको लगता था कि मेरा बच्चा हमसे पैसा मांगेगा, आपसे तो मांगेगा नहीं। एक बार आपसे मांगेगा, 10 बार हमसे मांगेगा, तो हम ही को परिश्रम करना पड़ेगा। तो हम लालटेन और ढिबरी का सहारा लेकर हमने सिलाई की। अब इस चीज़ के लिए उनके पति ने तो उनको सपोर्ट किया, पर दूसरे परिवार वाले उनको ताना मारते। उसके लिए भी लोग हमारे पास आते थे, तो हमारी सासू माँ बहुत बोलती थी, अरे कुछ ही सबा के सिखा पढ़ा दे तेरा। अरे क्या सिखा पढ़ाएगा, हमें बेवकूफ़ नहीं है, हमें लूर है कि हमें घर परिवार कैसे चलाए। अब वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकालती, पर एक दिन ये लिमिट क्रॉस हो गई। कुछ समय के बाद यही सब समस्या होते होते हमें डिप्रेशन में आ गई। हमें 15 दिन तक नींद भी नहीं आया, और नींद नहीं आया तो लगा कि अब हम क्या करें, किससे कहें इस चीज़ को। छुप छुप कर रो रो कर समय काट लेती थी। फिर बहुत माने हमको तेज़ी से हावी हो गया उस पर, हमको नींद बिल्कुल ही उड़ गया। उनके डिप्रेशन के टाइम भी अनीता जी को बस एक ही आदमी ने सपोर्ट किया, उनके पति। फिर एक दिन मानो कि उनके अंदर एक ज्वालामुखी फूट गई। इसी क्रम में हमको एक दिन गुस्सा आ गया, हमें बहुत बात बोले। जो हमारा अंदर का भरास था उस समय हमने निकाल दिया। जो होना होगा, तुमको हम फर्ज को बहुत अदा किए, लेकिन तुम उस पर नहीं हमको तसल्ली दिया। तो आज तो हमको जितना मन में है सब बोल ही देंगे।
जिसके बाद वो अपने पति और बच्चों के साथ घर से बाहर चली गई और उन्होंने खुद का घर ले लिया भाड़े पर इसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली क्योंकि डिप्रेशन इतनी आसानी से नहीं जाता। तो हम घर से बाहर निकल गए कि अब उनके साथ हमें गुजारा नहीं होगा। हमने डेरा लिया और उसमें रहने लगी, लेकिन हमने जो उस समय तो पूरा बर्बाद हो चुकी थी कि हमको नींद नहीं आ रहा था, हम बेचैन रहती थी। ये भी सोचते थे कि कुछ हमको आगे हो जाएगा तब मेरा परिवार बिखर जाएगा, बाल बच्चा सब बर्बाद हो जाएगा। नए घर में 5-6 महीने तक अनीता जी अपने डिप्रेशन से लड़ती रही। वो अपने माता पिता के पास भी गई पर उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पर एक दिन चीज़ें बदल गई जब बिहार के जीविका ग्रुप से कुछ महिलाएं अनीता के पास आईं। ये जीविका दीदी बिहार के गांव में वो महिलाएं हैं जो एक सरकारी स्कीम के जरिए महिलाओं को सिखाती हैं कि वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो सकती हैं। और इन्हीं महिलाओं ने अनीता जी को एक सजेशन दिया। तो जब ये परेशान हो जाते थे तो उसी क्रम में हमको ये कुछ दीदी लोग आई और बोले कि जी चला घूमे, चला ना यही से मन बहाल जी। तो उनके चला ठीक है को। ये महिलाएं उनको रांची लेकर जाना चाहती थी जहाँ एक एग्रीकल्चरल वर्कशॉप हो रही थी और इसी वर्कशॉप में उनकी जिंदगी बदली। अब इस समय हमारे कहानी के दोनों कैरेक्टर्स जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी में और इसी मोमेंट पर वो डिसाइड करते हैं कि दे विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। उनको एक छलांग लगानी पड़ेगी और दलप्रीत ये छलांग लगाते हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि पैसे की वैल्यू तो होल्ड करता है। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है मनी कांट बाय एवरीथिंग, बट पैसा आपको चाहिए आपको। तो मैं जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तब से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करे और मेरी फर्स्ट ट्यूशन फीस आई थिंक 500 रुपये मुझे मिली होगी फर्स्ट ट्यूशन फीस। अब धीरे धीरे और स्टूडेंट्स आते दलप्रीत के पास और धीरे धीरे वो और पैसे कमाने लग जाते हैं। 1 साल बाद जब दलप्रीत सेकेंड ईयर में है तब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ट्यूशन देने लग जाते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टेड अर्निंग मोर देन माय फादर इन सेकेंड ईयर। अब आपके लिए ट्यूशन पढ़ाना बहुत छोटी सी चीज़ होगी पर दलप्रीत के लिए नहीं, क्योंकि उनके पिताजी 5,000 रुपये कमा रहे थे महीने के और इन ट्यूशन से दलप्रीत अपने आप और अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रहे थे। उस टाइम में जब मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था तो आई ट्राइड कि मैं कुछ मनी सेव करके मैं घर को थोड़ा ठीक करवा दूँ। तो घर में पेंट वगैरह करवाना, थोड़े फर्नीचर्स वगैरह चेंज कराना। और यार इन पैसों की वजह से ना दलप्रीत ने पहली बार जिंदगी में अपने लिए कुछ खरीदा। उन्होंने 4,000 रुपये खर्च करे जूतों के लिए और उन्होंने अपनी बहन के लिए मेकअप और कपड़े खरीदे, जो मेरे लिए या आपके लिए बहुत छोटी चीज़ हो सकती है पर दलप्रीत के लिए नहीं। कॉलेज में दलप्रीत को ये रियलाइज़ हुआ कि वो महीने के 30,000 रुपये कमा सकता है। हर महीने के 30,000 रुपये कमाना उनके परिवार के लिए एक सपने के बराबर था। तो दलप्रीत सोचने लग गया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे, पर दलप्रीत ये चीज़ करना नहीं चाहता था क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए पैसा और समय दोनों चाहिए कोचिंग के लिए और फिर भी सक्सेस कोई गारंटी नहीं है। तो दलप्रीत ने डिसाइड किया कि वो कुछ डिफरेंट करेगा। NPTI करके जो एक कॉलेज है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लोग ट्रेनिंग कराते हैं थर्मल पावर प्लांट में एंड ये लोग MBA भी कराते हैं। तो इनका एक नागपुर में एक कॉलेज है जो थर्मल पावर प्लांट की ट्रेनिंग कराती है। 2012 में मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद 1 साल का मेरा गैप हो गया। फिर 2012 में ही मुझे NPTI कॉलेज के बारे में पता चला। एक तो वो स्पेशल कोर्सेज कराता था और दूसरा वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होती थी, बस मुझे ये पता था। IIMs के अलावा अगर किसी गारंटी होती थी कि जॉब मिलेगी तो वो NPTI में मिल जाएगी। क्योंकि दलप्रीत स्कूल और इंजीनियरिंग के कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्यूटर दे रहा था, उसमें एक कॉन्फिडेंस था कि वो एक अच्छा एग्जाम जरूर लिख सकता है और वो NPTI का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगा। पर प्रॉब्लम उसकी स्किल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम पैसे की थी, क्योंकि 6 लाख रुपए देने थे कोर्स की प्रेपरेशन के लिए। तो दलप्रीत बैंक्स के पास गया ताकि उसको एक लोन मिल पाए। जो लोग बोलते हैं ना बैंक चक्कर कर करके हमारे जूते घिस गए, मेरा वो हाल हो गया था। तो मैंने हर बैंक में गया, जितने बैंक मुझे सड़क में दिखते थे, कैनरा बैंक, देना बैंक, ICICI, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंक्स में मैं गया। मेरे को सारे बैंक्स वालों ने मना कर दिया। सारे बैंक्स ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी क्योंकि कोई कोलैटरल ही नहीं था। तो किसी ने दलप्रीत को बोला कि शायद अगर वो SBI के पास जाएगा ना और ये बोलेगा कि वो डेस्परेट है तो क्या पता वो दया खाकर उसको एक एजुकेशन लोन दे दे। फिर आई रीच टू बैंक मैनेजर। आई वॉज लिटरली, मैं मतलब उनके कैबिन में मैं लेट गया था और मैंने कहा कि मेरे को अगर लोन नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाई कर पाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो। SBI मैनेजर ने उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और फिर दलप्रीत को एडमिशन मिल गया NPTI के MBA कोर्स में। दलप्रीत ने मेहनत करी और ये मेहनत रंग लाई। तो जब उन्हें एक स्टार्टअप अजूर पावर में जॉब मिली 27,000 की सैलरी के साथ, तो उनको ये महसूस हुआ
कि उन्होंने अब ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ ली है। अब ये ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर दलप्रीत के अंदर कॉन्फिडेंस था कि वो धीरे धीरे अपनी इनकम लेवल बढ़ा सकता है। पर उसको ये भी पता चला कि इस कंपनी में ना उसकी पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रही, उसको एक चेंज लाना पड़ेगा अपने करियर में। जब वो जॉब लगी मेरी, आई स्टिल रिमेंबर कि शुरू के 6 महीने तक मैं सिर्फ फ़ोटो कॉपियाँ कर रहा था उस जॉब में, एंड आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड। बट उस 6 महीने के अंदर ना मैं अपना कुछ ना कुछ करता रहता था। जैसे कोई रिपोर्ट आई है तो उसका मैं कुछ एनालिसिस करके अपने मैनेजमेंट को भेज दूंगा, तो मेरी थोड़ी प्रेजेंटेशन से स्किल अच्छी थी। वो ऐसी प्रेजेंटेशंस भेजता रहा सीनियर मैनेजर्स को, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो 6 महीने बाद दलप्रीत ने अपनी जॉब क्विट कर दी। रीज़न बहुत सिंपल था, उसके सर के ऊपर एक बड़ा एजुकेशन लोन था। जॉब में वो फोटो कॉपी कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो पैसे ज़्यादा नहीं कमाने वाला। तो अगर लोन चुकाना है, उसको नई जॉब लेनी ही पड़ेगी। तो दलप्रीत ने कई एप्लीकेशन सबमिट करी और उनको एक जॉब मिल गई। नई जॉब को स्टार्ट करे बस 2 दिन ही हुए थे, पर सडनली दलप्रीत के पास एक कॉल आया। उनकी पुरानी कंपनी का एचआर का एक कॉल। एचआर ने दलप्रीत को बोला कि उनके सीईओ उनसे बात करना चाहते हैं। मेरी थोड़ी फट गई उस टाइम में। मैंने कहा यार मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था वहाँ पे। मैंने कहा मेरे से क्या बात करना चाहता है वहाँ का सीईओ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बात करा दो। तो ही कनेक्टेड मी, एंड वहाँ पे जो आईपी थे उन्होंने मुझे फ़ोन में बात करा, बोला कि दलप्रीत जॉब क्यों छोड़ के चला गया। मैंने कहा सर वहाँ पे काम ही नहीं था आपकी कंपनी में। तो बोलते यार यहाँ पे मैं लोगों को काम कराता हूँ तो छोड़ के चले जाते हैं, तेरे से काम नहीं कराया तो तू वापस आ जा। दलप्रीत बड़े सरप्राइज हो गए, पर उन्होंने कहा ठीक है, ट्राई मारते हैं। वो अपनी पुरानी एचआर के पास गए और एचआर ने उनको कहा कि ये एक ब्लैंक पेपर है, जो सीटीसी चाहिए वो लिख दो। अब आई नो आपके लिए ये एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह साउंड कर रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ एक्चुअली दलप्रीत्स लाइफ। दलप्रीत ने कहा आप मेरा नया सीटीसी मैच कर दो जो 4 से 4.5 लाख का है। आई थिंक दलप्रीत की स्टोरी को सुनकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 10-15 लाख कुछ भी नंबर लिख सकते थे, बट ही मैच्ड सीटीसी बिकॉज ही फेल्ट कि अगर वो मेहनत करेंगे तो सीटीसी अपने आप बढ़ जाएगा, एंड दिस वाज हिज लॉजिक। मतलब मैं वहाँ पे दिन रात काम करा। मैं सवेरे 10 बजे के आसपास ऑफिस जाता था और रात को 2-3 बजे वापस आता था। जब तक आखिरी बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ। आई स्टार्टेड टेकिंग वर्क फ्रॉम ऑल ऑफ देम। सब कुछ सीखना है कंपनी इस तरीके से, एंड आई थिंक आई गॉट इनटू नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। और उसके 1 साल के अंदर अंदर जो मेरा इंक्रीमेंट हुआ, आई वॉज रेज टू मोर देन 300% ऑफ द इंक्रीमेंट। और यार लाइफ में ना कई मोमेंट्स होते हैं जो आपको सडनली बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। जैसे मेरी लाइफ में मोमेंट थी वो जब मुझे पहली जॉब मिली अपनी कॉलेज के बाद, पॉवर्टी एक्शन लैब के साथ, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत कम्पिटिटिव है और मैं श्योर नहीं था कि मुझे कभी मिलेगी ऐसी जॉब या नहीं। बट आई गॉट द जॉब एंड देन आई वर्कड इन बिहार फॉर 1 ईयर। दलप्रीत के साथ वो मोमेंट हुई जब उनको ये सीटीसी मिला, जब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर जो बिलीफ है वो एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया। दलप्रीत कोई फैंसी कॉलेज जैसे आईआईटी से नहीं आए थे, उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल था। तो जो भी उन्होंने हासिल किया ना, वो अपनी मेहनत, लगन और हसल से किया। पर ऐसे टर्निंग पॉइंट्स के लिए ना आपकी मेहनत तो इम्पोर्टेंट होती है, बट यू ऑल्सो नीड समवन जो आपको सपोर्ट करे। जैसे दलप्रीत को सपोर्ट मिला था एसबीआई के बैंक मैनेजर से, जिन्होंने उनका लोन सैंक्शन किया, और सीईओ ने भी उनकी मदद करी। और ऐसा ही सपोर्ट अनीता देवी को भी मिला। 2010 का समय और अनीता देवी रांची जा रही हैं एक एग्रीकल्चरल वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। ये वर्कशॉप थी एक ऐसी फसल के बारे में जिसके बारे में कई बिहारी उस समय जानते नहीं थे, मशरूम। कि ये रहता है गेहूं का भूसा दीदी, इसमें बीज मिलाया जाता है, इसको फिर प्लास्टिक में पैकिंग करते हैं, छेद करते हैं, फिर रख देते हैं 18 दिन के लिए। उसके बाद इसमें उजर थे, जैसे बीजवा में रहता है वैसे थैलिया में हो जाता है। पर अनीता देवी को इसके बारे में कुछ आइडिया था, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में अपने बचपन में सुना था। तो इस वर्कशॉप के दौरान अनीता देवी ने फुल फोकस किया कि क्या पता इधर से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए उनको। हर चीज़ वहाँ हमने सीख लिया। जब वो घर आई इस वर्कशॉप के बाद, अनीता देवी अपने पति के पास गई और उन्होंने एक चीज़ डिमांड करी। हमने कूद गया, हम बोले, इनसे बहुत आके जिक्र किए कि हम मशरूम देखे हैं, हम उसको उपजाएंगे। पर एक प्रॉब्लम थी, मशरूम के लिए ना आपको एक इंडोर जगह चाहिए होती है, पर उनके घर में कोई कमरा नहीं था जहां वो मशरूम फार्मिंग कर सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सास के घर जाएंगी जहां एक एक्स्ट्रा कमरा है।
उसमें सासू माँ उस समय थी तो बहुत गुस्साती भी, कुछ कुछ ला के रोक दे, लखा ये क्या लखा वो क्या। हम सुन के इग्नोर करके उस बात को घर से निकाल देते थे। हालांकि रहती थी बाजार में, काम करने यहाँ आ जाती थी कि जब जगह रहेगा तभी तो काम करेंगे, पहले उसको सीखेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। फिर उनको एक और खबर मिली कि एक दूसरी मशरूम वर्कशॉप हो रही है, पर बिहार में नहीं बल्कि उत्तराखंड के पंतनगर में। तो जब ट्रेनिंग का बातचीत आएगा तो हमको तो हौसला बुलंद हो गया, इसी चीज़ को तो खोज रहे हैं कि पूरा जानकारी हमको कैसे मिलेगा। तब ये लगा कि ये तो सफ़र भी मेरा अच्छा रहेगा और कुछ सीख कर जाएंगे भी। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अनीता जी की बॉडी में एक एक्साइटमेंट थी, एक एनर्जी थी कि अब भाई कुछ बदलने वाला है। अनीता देवी के साथ उनके पति भी गए और दोनों ने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट कर दी। जो दोनों के पास बचे कुछ पैसे थे उन्होंने वो यूज करे और बैंक लोन्स भी लिए ताकि वो जमीन खरीद सके और 3 कमरे बना सके मशरूम को उगाने के लिए। पर सडनली उनको रियलाइज हुआ कि बस एनर्जी और नॉलेज से कुछ नहीं होता, कई प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी चीज़ों में। बहुत समस्या इसमें भी आई। मशरूम का बैग जैसे ही समय लगा देते थे, अनुभव नहीं था, 2-2 तो 300 बैग सड़ जाता था तो मैं छोड़ भाई सड़िए गली तो फिर देखे करके। पर वो एक गलती करती, उस गलती से सीखती, फिर एक और गलती करती, उस गलती से सीखती। हमने ट्राई करते रहते थे कि किस मौसम में कितना टेम्परेचर पर ये कैसे होगा। हमने भी बहुत सारा स्पॉन को भी सड़ाया, बहुत सारा मशरूम का बैग को भी सड़ाया। इस कड़ी को हम पीछे नहीं घूमते थे कि ना सड़ गई तो ना लगेगी, हाँ कल और लगेगी, देखे अभी कुछ हुआ है। ऐसे कर करके उन्होंने अपनी फार्मिंग इम्प्रूव करी। माने हिम्मत को पीछे हारने नहीं दिया और करते रहे उस काम को। और सडनली वो इतना पैसा कमा रही थी जो उनके परिवार के 3 और सदस्य नहीं कमा रहे थे कंबाइंड। और उनका जज्बा तो देखो कि वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी, उनकी एम्बिशन और ज़्यादा थी। अब हमको जो लगा कि बाप रे 500 रुपया तो रोजा हुआ है, फिर हम कहना आगे बढ़िए, धीरे धीरे वैसे ही क्रम में बढ़ते गए हैं। उनको देखते देखते कई लोग उनके पास आने लगे कि हमें भी सिखाओ ये करना। 2014 में उनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार भी मिला, जिसकी वजह से उनको 1 लाख रुपए मिले जो उन्होंने अपने फार्म में इन्वेस्ट कर दिए। हम तो बल्ले बल्ले मार देगा। अरे हमको लगा कि नहीं, कुछ काम में दम है और इसको बढ़ाना चाहिए। उनको जैसे ही मिला 1 लाख रुपया, उसको तुरंत एक हब खड़ा कर दिए और फिर मशरूम उगाना शुरू कर दिया। अब उसका इनकम और बढ़ गया, धीरे धीरे जनरेट होते चले गए, बढ़ते गए। और सडनली एक ऐसी महिला जो दुखी, हारी और डिप्रेस थी, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई अपने गांव में। दलप्रीत एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय से एम्पावर्ड प्रोफेशनल बने और अनीता देवी एक होम मेकर से एक फेमस एंटरप्रेन्योर। और सक्सेस और कॉन्फिडेंस के बारे में एक क्रेजी चीज़ ये होती है कि दे कंपाउंड। तो एक बार सक्सेस मिल गई तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल करना इतना मुश्किल नहीं। अजूर पावर में कई साल बिताने के बाद दलप्रीत स्टार्टेड लुकिंग एट बिगर अपॉर्चुनिटीज। आज वो टोटल एनर्जीज में काम करते हैं और उनका मंथली टैक्स बिल उनके पिताजी की एनुअल इनकम से भी ज़्यादा है। एक और अच्छी चीज़ है कि दलप्रीत के पिताजी ने अब शराब पीना छोड़ दिया है और कोरबा में अब एक केमिस्ट शॉप चलाते हैं। दलप्रीत जबकि गुड़गांव की एक पॉश लोकेलिटी में रहते हैं अपनी बीवी के साथ। बैल्कनी द व्यू फ्रॉम द बैल्कनी काफ़ी अच्छा लगता है कई बार खड़े होकर यहाँ से देखना। कभी सोचा नहीं था ना कि यहाँ पे रह पाएंगे। दलप्रीत बताते हैं कि जब वो छोटे थे वो अपने फ्रेंड्स को घर नहीं लाना चाहते थे क्योंकि दीवारों से पेंट निकल रहा होता था, फर्नीचर टूटा सा होता था, तो वो एम्बैरेस फील करते थे। एंड सेम दलप्रीत इज नाउ सो हैप्पी क्योंकि वो अब ये घर खरीद पाए। एंड आई थिंक वी आर फॉलोइंग मोहक मंगल्स चैनल फॉर वेरी लॉन्ग एंड आई रियली लाइक एसोसिएटिंग विद हिम। आई थिंक अगर शायद मोहक के चैनल के नहीं होता तो मैं शायद ही ये स्टोरी की से शेयर करता, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एक ऐसे जेन्युइन चैनल के लिए ऐसी स्टोरी मैं शेयर कर पा रहा हूँ। दलप्रीत का एक बहुत इम्प्रेसिव स्नीकर कलेक्शन भी है जो उनका एक समय एक सपना होता था। पर स्नीकर्स के अलावा दलप्रीत के लिए इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने मेमोरीज बनाई है। वो उसी के लिए है। मुझे अभी भी याद है 2018 में आई बॉट माई फर्स्ट कार, और जब वो पहली कार लेके मैं चला रहा था ना, आई लिटरली क्राइंग एट दैट मोमेंट, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कार की ड्राइविंग सीट में बैठ पाऊंगा।
और जो दलप्रीत ने सीखा कि एजुकेशन और हार्डवर्क की वजह से वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, वही चीज़ वो अपनी बहन को भी सिखाना चाहते हैं। और उसी टाइम में मेरी सिस्टर का भी एडमिशन हुआ था। उसके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मैंने अपने ट्यूशन की फ़ीस से भरी है। फिर उसका भी हमने एजुकेशन लोन कराया, उसने भी पूरी अपनी पढ़ाई एजुकेशन लोन से करी है। जब उसने इंजीनियरिंग पास करा तब मेरे मॉम डैड ने बोला कि शिखा को हम यहाँ पे किसी बैंक में लगवा देते हैं, क्लर्क की जॉब, यहीं पे आराम से जॉब करेगी और हमारे साथ रहेगी। आई टोल्ड कि नथिंग डूइंग, आप शिखा को वहाँ पे नहीं रखोगे, आप शिखा को मेरे पास भेजिए। उसको मैंने जिस कंपनी में मैं था उस कंपनी में मैंने उसको इंटर्न लगवाया। उसने 2-3 महीने बहुत हार्डवर्क करा एज अ इंटर्न एंड माई कंपनी गेव हिम अ जॉब ऑफर। और उसके बाद से हम लोग दोनों ने अच्छी खासी अर्निंग शुरू की। अब परिवार में 2 लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को एक वेकेशन में ले गए। हमें याद है हमने बचपन से कभी घूमने नहीं जाते थे हम कहीं। उसके कुछ टाइम बाद हम लोग एक बार नैनीताल गए घूमने के लिए। नैनीताल में जब हम लोग बैठे थे तो मेरी मॉम ने मुझे एक चीज़ बोली तुम्हारी नानी के मरने के बाद पहला दिन है जो मैं आराम से बैठ के खाना खा रही हूँ, अदरवाइज नोबडी हैज़ सर्व्ड मी फूड। मुझे हमेशा पहले सर्व करना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है, उसके बाद मैं बैठती हूँ और अपने से खाना खाती हूँ। आई थिंक दीज आर द स्मॉल मोमेंट्स विच मेक यू रियलाइज कि यू हैव अर्न समथिंग इन योर लाइफ। अनीता देवी ने भी ऐसा ही कुछ किया, पर बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री में। उनके और उनके पति ने 2016 में मधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड स्टार्ट करी। एक पैकेट मशरूम से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 150 रुपए के साथ, और आज बिहार की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रूरल एंटरप्राइज बन गई है ये कंपनी। धीरे धीरे हमने फिर काम करना शुरू किया तो हमें जिला से लोग, कृषि विज्ञान केंद्र से लोग आने लगे, हमको कार्य को देखने लगे। कार्य को देखते देखते माने मेरा कार्य धीरे धीरे उन लोगों का सलाह और सजेशन से मैं बढ़ते गई, तो फिर हमको एक अवार्ड मिला। उसके से हमने एक और हॉल बनाया, उसमें भी हम मशरूम फार्मिंग करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमारी आमदनी और बढ़ते गई। फिर लगा कि नहीं ये तो कम पड़ रहा है, कुछ और बना ले, तो फिर हमने एक और जोड़ा। इसी तथ्य को जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक पहुँच गए। उनकी कंपनी ने स्टार्ट किया बहुत बेसिक चीजें बेचना, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, पर आज वो ट्रेनिंग के साथ साथ एक मार्केट प्लेस बन गई है नालंदा में कई महिलाओं के लिए। हर सीजन 20,000 पैकेट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो 12 लोगों की टीम मैनेज करती है, और आज 3 से 4,000 महिला फार्मर्स उनसे सीखते हैं। सभी अपने अपने घरों में काम किए, लेकिन उनका एक हमने बना दिया चैन, और उसके माध्यम से हमने उसको शुरुआती दौर में उनका मशरूम खरीद लेते थे, उसका मार्केटिंग कर देते थे, और जो उनकी बीज की समस्या आती थी तो बीज हमने उनको पहुंचा भी देते थे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ व्हाट दिस मीन्स। 3 से 4,000 महिलाएं जिनके पास पहले कोई इनकम नहीं थी, जो पूरी तरह अपने हस्बैंड या अपने परिवार पर डिपेंडेंट होती थी, आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उनके गांव अनंतपुर को अब बिहार का पहला मशरूम विलेज बुलाया जाता है, जिसका श्रेय अनीता देवी को जाता है, बिहार की मशरूम लेडी। अगर आज उस छत्ता के पीछे हम नहीं भागते तो हमको छतरी नहीं मिलता। ये कहाँ से पक्का का बिल्डिंग देखते, ये कहाँ से हमने ये इतना सारा चीज़ देखते, हम उसके पास पीछे भागे तो वो हमारे पीछे भाग गया। और आपको भी पता होगा कि मेन पैसा फार्मिंग में आता है प्रोसेसिंग से, इसीलिए अनीता देवी बस मशरूम ही नहीं बल्कि मशरूम का अचार भी बेचती हैं। ये ONDC में बिकता है और कई और एग्जीबिशंस के जरिए भी। और इसको हमने लोगों के माध्यम से, जैसे हमारे पास से आते हैं यहाँ घूमने टहलने के लिए, उसके माध्यम से मार्केटिंग करते हैं। दूसरा है कि ONDC माया स्टोर पे हमने उसको डाल दिए हैं, उसको चार्ज दे देते हैं, उसके माध्यम से हमारा वो माल बिकता है। तो हमने इस तरह से, जैसे बहुत सारे राजगीर महोत्सव या कोई मेला का आयोजन होता है, उसमें भी हम अपना प्रोडक्ट को प्रदर्शित करते हैं। तो 3-4 माने सेक्टर से हमने इसको बेचते हैं। टोटल एनुअल टर्नओवर उनकी कंपनी का 1.2 करोड़ है। उनको कई नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल ने उनकी कहानी भी शेयर करी। द ट्रूली ग्रेट थिंग अबाउट अनीता देवी है कि उन्होंने इम्पैक्ट बस अपनी जिंदगी में क्रिएट नहीं किया, बल्कि हजारों महिलाओं की जिंदगी में किया है, वो भी इंडिया की ऐसी स्टेट में जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। एंड होपफुली इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि दलप्रीत और अनीता देवी बोथ वेरी डिफरेंट पीपल, जो डिफरेंट स्टेट्स में पैदा हुए, जिनकी सिचुएशन बहुत अलग थी, उन दोनों ने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। मेरी बस ये उम्मीद होगी दैट होपफुली दिस गिव्स यू सम इंस्पिरेशन, स्पेशली उन मोमेंट्स में जब आप डाउन फील कर रहे हो, थोड़े डिप्रेस्ड हो या फिर दुखी हो, दैट द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम
इज़ दैट टाइम चेंजेस, एंड अगर आपका अभी बुरा टाइम चल रहा है वो भी चेंज हो जाएगा।